आपको मीडिया में देश कभी देख नहीं पाता, मजदूरों की आवाज नहीं आती, किसानों की आवाज नहीं आती, बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं आती। आप देश को बताइए कि मजदूरों की आवाज मीडिया पे, टेलीविजन पे क्यों नहीं आती? मजदूर देश का निर्माण क्या है? मजदूर देश को बनाया है, निर्माण क्या है? अब मजदूरों का, मेहनत का, जनता का जो आवाज है, उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है। लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में, उनका ही कारण, उनके लिए ही प्रबंधन और सरकार लिए काम करते हैं। उसीलिए गरीब मेहनत कश मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको यहां खड़ा किया है कि वो मजबूर, उनको चॉइस ना मिले, वो अब आपको, इसलिए मैं शांत हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत कि आप यहां आए, यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया। अच्छा भैया, आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। देखिए, आप यहां पास में खड़े हैं, आप आवाज कर रहे हैं, नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए आप। तो पिछले साल हमने कन्याकुमारी से, नमस्कार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम चले। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था, जो देश में आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला रखी है, हिंसा का माहौल बना रखा है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की। और यात्रा का बहुत अच्छा नतीजा निकला कि देश में लोगों को पता लगा कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा नफरत की, हिंसा की, और दूसरी विचारधारा मोहब्बत, आदर, प्रेम की। यात्रा में से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में नफरत, हिंसा क्यों फैल रही है? इसका कारण भाइयों और बहनों अन्याय है। बीजेपी की सरकार, आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही है, वो देश में अन्याय फैला रहे हैं। मैं आपको आज 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा का पूरा फायदा, देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उनके नाम आप जानते हो? क्या नाम है उनका? पूरा देश जानता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और देश में भयंकर बेरोजगारी फैला दी। आज इस देश में युवा चाहे भी उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट
बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। यहां बोकारो में बहुत अच्छा उदाहरण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहां पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं। मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, सबके खिलाफ बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता। दलितों को दबाया जाता है और ओबीसी वर्ग जो है उनका जो हक है, हाँ अभी आएंगे आपके पास, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। देखिए, मैं यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं, 7-8 घंटे हम बात करते हैं, 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। मेरी मीटिंग होती रहती है, मैं किसानों से मिलता हूं, मजदूरों से मिलता हूं, लेबर यूनियन के लोगों से मिलता हूं, युवाओं से मिलता हूं, सेना को जिनसे निकाला गया 1,50,000 युवाओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूं, अग्निवीरों से मिलता हूं। मैं आज इनको माइक्रोफोन देना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको 2 मिनट बताएं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देश की आज जो मौजूदा हालात में 100% मजदूरों का में 98% ठेका मजदूर काम करते हैं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन उसका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम में 1923 में जो कानून बना कॉम्पेंसेशन एक्ट, 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट, 1937 में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, बोनस एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया। लेकिन आज मोदी सरकार ने ये तमाम कानून को ध्वजिया उड़ा के नया कानून लाया, जो कॉर्पोरेट का पूंजीपतियों का हाथ में दे दिया, करोड़ों करोड़ों मजदूरों को असहाय, बेबस उनको अन्याय में डाल दिया। आज राहुल जी झारखंड में आया, स्वागत है। जो करोड़ों करोड़ जो मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनका जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय में लाने उनसे आग्रह है, उनसे इंश्योर करने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप नहीं सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया। सकता हूं कि हमने किया है और हम ही करेंगे वाले रहे हैं। राहुल गांधी दुनिया के 10,000 किलोमीटर पूरा करने वाला एक विश्व का अकेला नेता बनने जा रहे हैं। वो आज आपके बीच में है। जो न्याय की लड़ाई, आपकी लड़ाई, एचईसी की लड़ाई, यहाँ के संविधान के जो धज्जियां उड़ाई गई है, यहाँ का पूरा संघीय ढांचा कर जो ढा दिया गया है, और चुनी हुई सरकार को पिछले 3 वर्षों से आज लड़खड़ाते हुए आज के दिन में आपको इस बात की खुशी हो गई कि आपकी सरकार असेंबली में जीत गई, आपकी सरकार। और आज झारखंड की यात्रा के बाद आज रांची के इस शहीद मैदान में कभी हम सबको नेता सोनिया गांधी ने यहाँ आकर के एचईसी के लिए बचाने का वादा किया था और उसको निभाया था। यही कह सकता हूं कि हमने किया है और हम ही करेंगे। ये राहुल जी का वादा है।
24 में एक कदम आप चलिए, इस न्याय यात्रा में एक कदम आप चलिए। और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची के लोग, झारखंड के साथियों, आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब आपके सामने यूसीसी की लड़ाई होने वाली है, जिसमें आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सबको स्टीम रोलर करने की प्रयास की जा रही है। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, हम तमाम साथी, अगर ये मार्केटिंग हट जाता तो और भी अच्छा लगता आपको, लेकिन जो जहां है आज इस लड़ाई में संकल्प करें कि राहुल जी की जो संकल्प यात्रा है, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल जी का जो दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 किलोमीटर का ये संकल्प यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा में आप भी एक कदम चलेंगे और 24 में संविधान की रक्षा करके अपनी सरकार बनाएंगे और एचईसी के मजदूरों का मांग लेंगे। हम वो तमाम सवालों को जो आज झारखंड में जुड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे। आप आज ऐसे नेता के बीच में आए हैं जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने वाला देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, इस रांची के धरती के बेटा बेटियों को, नौजवान साथियों को, सभी महिलाएं बहनों का अभिनंदन करता हूं और सबको आदाब, जोहार, नमस्कार। राज्य की राजधानी रांची में हम सभी झारखंड वासी आदरणीय राहुल गांधी जी को हार्दिक हार्दिक जोहार करते हैं। अब मैं सुबोध कांत साय जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक जैकेट भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद धन्यवाद। मैं बंधु तिर्की जी से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी को पारंपरिक टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले झारखंड रांची महानगर और रांची ग्रामीण के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें मोमेंटे देकर अभिनंदन करेंगे। राकेश किरण महतो जी और कुमार राजा जी, धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप उपस्थित लोगों को संबोधित करें। आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उपस्थित हम सबों के नेता, जनयोद्धा और सच पूछिए तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबों के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, आदरणीय आलमगीर आलम साहब जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, और सुबोध भैया और तमाम जो हमारे नेतागण इस मंच पर बैठे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव वाली बात है। आप सबों की ने जो इज्जत दी है, आप सबों ने जो जन सैलाब यहां इकट्ठा किया है, आप सबको मैं तहे दिल से, चूंकि ऐसा मैंने पहले अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा, जब से पाकुड़ से निकला हूं, लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन देते हुए लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप जिन मुद्दों को लेकर के निकले हैं उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हम जानते हैं कि जो हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। ये जहां पे हम लोग सभा कर रहे हैं, ये नेहरू जी की दी हुई जगह है।
और यहाँ एचईसी हुआ करता था, ये कह सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग उसको बीमार करके कहीं ना कहीं बेचने की साजिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप आए राहुल जी, झारखंड धन्य हुआ और आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी आपका है, झारखंड वासियों का है, एचईसी का काम करने वालों का है, श्रमिकों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, युवाओं का है, महिलाओं का है। मैं अंत में इतना हूं कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अब मैं पूरे देश में हम सबों के लिए लड़ रहे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। बैठ जाइए। मैं कर लूं, शाबाश। गुलाम मीर साहब, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी, जयराम रमेश जी, के राजू जी, सुबोध कांत सहाय जी, फुरकान अंसारी जी, गीता कोडा जी, भुवनेश्वर मेहता जी, जनार्दन प्रसाद जी, हमारे और गठबंधन के सारे एमएलए, सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। यात्रा में काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? इधर तो आपने यात्रा नहीं की। आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई
हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है। और इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो HEC के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, HEC का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि HEC काम ना करे और आने वाले कल HEC फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाई और बहनों, आज HEC के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। BHEL, HAL, HEC, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, BHEL नहीं, HAL नहीं, HEC नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए HEC वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम HEC पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता,
कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए और मैनेजमेंट की टीम देखिए। अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इसको, इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता। बाद से आज बोकारो आप पहुंचे हैं। बोकारो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से शुक्रिया। साथियों नमस्कार। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 22वां दिन है और राहुल जी धनबाद से आज बोकारो आप पहुंचे हैं। बोकारो जो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। जब लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से पूछते हैं 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, बाकरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी शहर में ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बोकारो इस्पात कारखाने का पहला ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की थी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम बोकारो आए हैं। ऐतिहासिक जगह है, हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे युवा साथी
कन्हैया कुमार जी होंगे, पर उसके पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात, राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है। हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे, कुछ 1-2 पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। और हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, बोकारो जैसे कारखाने न केवल आर्थिक महत्व रखते हैं, पर यह सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुरक्षित होता है। वो रोजगार खतरे में है निजीकरण की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, देश भर के लोग वहां आते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है पिछले 7 दशकों में पब्लिक सेक्टर बनते गए, लोग आते गए, भारत बनता गया। और यही प्रतीक इसका बोकारो है। दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। ये पहले पिछले 5-6 सालों में नहीं देखा गया है। और इन 60 लाख टन जो आयात हुआ है, इसमें से करीब 1/3 चीन से आया है। ये हमारे इस्पात, हमारे देश में जो इस्पात बनाते हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, टाटा एक मिसाल है झारखंड में, इन पर घोर अन्याय है। एक तरफ 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। और उस क्लीन चिट के वजह से हमें इतनी परेशानी हम भुगत रहे हैं पिछले 4 सालों में। और इस हमारे सीमाओं के तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आयात जो आता है हमारा चीन से, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारे छोटे उद्योग, हमारे बड़े कारखाने को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर कहते हैं, और दूसरे तरफ चीन से सस्ता माल जो आता है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता। तो ये भी एक अन्याय है, ये हमारे उद्योगपतियों पर अन्याय है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 या 2 पूंजीपति को फायदा मिला है, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उद्योगपति पैसा बना रहे हैं, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं।
बेरोजगारी बढ़ी है 45 साल में, सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हम देख रहे हैं। और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी के कारण। तो क्योंकि हम आज बोकारो में आए हैं, मैंने सोचा इसका मैं एक विशेष जिक्र करूं। आज सुबह राहुल जी भी धनबाद में बिरसा मुंडा चौक पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और बोकारो जैसे शहरों में श्रमिक न्याय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। आज कुछ कोयला श्रमिकों से भी मिले राहुल जी, और उनकी एक ही मांग थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार है उसको बंद करें और उसको रेगुलराइज करें। तो ये भी एक अन्याय है हमारे देश के श्रमिकों में। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघों को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वेतन सुरक्षित नहीं है, पेंशन सुरक्षित नहीं है, प्रोविडेंट फंड सुरक्षित नहीं है। तो श्रमिक न्याय, मैं समझता हूं बोकारो में आकर राहुल जी ने जो अपनी आवाज उठाई है, ये सारे देश में गूंज जाएगा। मैं अभी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें संसद में। 1 मिनट में सभी सवालों का जवाब दूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं जानता हूं आपके मन में क्या सवाल है। मैंने अभी लंबी बड़ी कहानी सुनाई आपको इस बात के बारे में, मोदी जी के बारे में, उनकी नीयत के बारे में, पर मैं जानता हूं आपका सवाल और किसी विषय पर होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसको उन्होंने दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका AICC की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हम AICC की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से। और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिल करके न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं
कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है, और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान ना जाए, उनका ध्यान इस तरफ ना जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब है जब लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से शुक्रिया साथियों, नमस्कार। आज भारत जोड़ो